अच्छा जी सर, जरा सवाल नोट कर लें। स्टार्ट करने से पहले एक बात सुन लीजिएगा। सर, पेपर में स्क्रैप और नॉर्मल लॉस का टी अकाउंट शो करना होगा। जी मुजम्मिल रिफत, डिपेंडिंग ऑन द एग्जामिनर रिक्वायरमेंट, कभी कभार किसी सवाल में बोल देता है कि आपने प्रोसेस अकाउंट कंप्लीट करके एंट्री शो करनी है, तो वहां पर आपको दोनों टी अकाउंट प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। कभी कभार ये रिक्वायरमेंट नहीं देता तो फिर जाहिर सी बात है, फिर हमें ये काम नहीं करना पड़ेगा। ये सारी रिक्वायरमेंट पेपर में एग्जामिनर असेंबल करके सामने रखता है। मैंडेटरी नहीं है, कभी कोई चीज मांग लेता है, कभी कोई चीज मांग लेता है, लेकिन टोटल रिक्वायरमेंट सेट यही है। गौर से एक बात सुनिएगा। अब देखिए, हम अब आहिस्ता आहिस्ता करके ना बड़े होते जा रहे हैं। अब तक हमारी फैक्ट्री कंपनी में छोटी हुआ करती थी, आहिस्ता आहिस्ता हमारी फैक्ट्री का साइज भी बड़ा होगा। अब तक मोस्टली जो हमने सवालात किए हैं ज्यादातर, उसके अंदर हमारे पास, छोटू बोर्ड पे देख लो, कंपनी के अंदर एक ही मशीन हुआ करती थी, प्रोसेस वन, दैट्स इट। इस प्रोसेस की परंपरा ये थी कि यहां से माल आता था इनपुट, और यहां से खैर खैरियत से माल बाहर आ जाया करता था, जिसको आप बोला करते थे आउटपुट। अच्छा, इसको आप आउटपुट नहीं बोला करते थे, इसको मैं आउटपुट बोलता था। आप लोग तो अपनी जबान में इसको बोला करते थे। अच्छा, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दिस वन, स्मॉल डिफरेंस। अब हो ये रहा है कि रियल लाइफ में ना सारी फैक्ट्रियां ऐसी नहीं होती। देयर आर प्रोसेसेस, देयर आर प्रोडक्ट्स जो एक प्रोसेस से नहीं बनते। दे विल यूज मल्टीपल प्रोसेसेस। इसका मतलब सबसे पहले हमारी फैक्ट्री के अंदर माल आता है, और मशीन वन के अंदर जो है वो इनपुट होता है। अब मशीन वन में मिसाल के तौर पे हमने ऐड कर दिया 1 लाख किलो, प्रोसेस होगा, महीने के एंड पे कुछ क्लोजिंग भी बच जाएगा, लेकिन क्लोजिंग की हमें फिक्र नहीं है, अब अगले पीरियड को ओपनिंग बच जाएगा, लॉसेज होंगे वगैरह वगैरह। यहां से आउटपुट बाहर आएगा। अच्छा, इस आउटपुट को आज के बाद आप लोग भी आउटपुट ही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि अभी फिनिश गुड बना नहीं। अब हुआ ये भाई, लाख में से कुछ माल वेस्ट हो गया, 80,000 आपके पास बच गया। ये 80,000 इस मशीन का आउटपुट, इस मशीन के लिए क्या बन जाएगा? वही काम होगा। इसके अंदर भी लॉसेस आएंगे, क्लोजिंग होगा वगैरह वगैरह, स्क्रैप होगा, हर टी अकाउंट का अपना अपना स्क्रैप होगा। फिर यहां से माल बाहर निकला, प्रोसेस होने के बाद जो बाहर आया, इसका नाम क्या रखा? अब फिनिश गुड नहीं बोलना सर, फर्क पड़ता है बोलने से तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एंट्रीज पास करते वक्त अगर आप फिनिश गुड्स लिख रहे होंगे, दिस विल चेंज द होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्योंकि एक चीज अगर फिनिश गुड है ही नहीं और आपने उसको फिनिश गुड बोल दिया, तो आप उसकी वैल्यू को गलत जगह पे जो है वो क्लासिफाई कर रहे हैं। सर अब गौर से बात सुनना, ये 80,000 माल यहां बाहर प्रोसेस में गया, वेस्ट वगैरह हुआ, यहां से बाहर आया 64,000 किलो। इस मशीन का आउटपुट इस मशीन के लिए क्या बन जाएगा? इनपुट बन जाएगा। इसके अंदर भी यही काम हुआ, मशीन के अंदर प्रोसेसिंग हुई, वेस्टेज हुआ, लॉसेज हुए, और यहां से हमारे पास आउटपुट बाहर आया 50,000 किलो। अभी भी इसको फिनिश गुड। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं है कि एक रॉ मटेरियल यहां से प्रोसेस होके बाहर निकला, WIP 2 में गया, 2 से बाहर निकला 3 में गया, 3 से 4, 4 से बाहर करके फिनिश गुड बनेगा। सर हो सकता है मशीन के अंदर कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशन है, जब उनकी आउटपुट प्रोसेस 4 तक पहुंची और प्रोसेस 4 का इनपुट बनी, हमारी कंपनी ने मशीन के अंदर एक नया इनपुट भी और जो है वो किया, और ये नया इनपुट हमने किया 10,000 किलो का। ऐसा होता है। वो आजकल एक वीडियो चल रही है, पंजाब का कोई बंदा है, खाना बना रहा है, जीला जीले दिया मोहब्बत, ठीक है ना। वो कल परसों पता नहीं क्या हुआ, अभी घर पे सहरी कर रहे थे, तो अम्मा ने पूछा खाना कैसा बना, हमने कहा जीले की मोहब्बत नजर आ रही है। तो माय अम्मा वाज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, कहती क्या क्या मतलब? मैंने कहा आपने नहीं देखी वीडियो? कह रही नहीं। मैंने कहा रुके मैं आपको दिखाती हूँ। तो उन्होंने वीडियो देखी, कह रही लाहौल वाला हुआ था, क्या कर रहा है? तो मैंने कहा इस पे तो बहुत मीम बन गए, मतलब बाकायदा लोगों ने, वो मेडिकल का एक पेज है, उस पर मैं एक मीम देख रहा था, बंदे का हार्ट बनाया हुआ है, और हर हार्ट के कंपोनेंट को ना उन्होंने नाम दिया हुआ है, और बीच में एक जगह हार्ट में ना ब्लॉकेज दिखाई है, और ब्लॉकेज को नाम दिया हुआ है जीले दिया मोहब्बत। जिस तरह से वो तेल इसमें जो है वो डाल रहा है, अगर आपने वो वीडियो देखी हो, तो नॉर्मली घर में खाना ऐसे ही बनता है। ऐसा नहीं होता कि आपने चिकन, मसाला, आलू, चावल सब एक साथ डाल दिए और सब प्रोसेस होकर बाहर निकल गए। होता यह कि 2-3 प्रोसेस के बाद, या वो चावलों को दम देने के बाद, या कुछ इस तरह का सीन होता है, मैं आगे पीछे ना कर दूं प्रोसेस, उसमें फिर मजीद भी कुछ रॉ मटेरियल बाद में ऐड हो रहा होता है। इसका मतलब कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जहां पे रॉ मटेरियल अगली स्टेज में ऐड हो रहा होता है। गाड़ी बना रहे हैं हम, टायर लगा दिए, इंजन लगा दिए, बॉडी लगा दी, सब हो गया, आखिरी प्रोसेस में जाके उसी गाड़ी को फिनिश करके बाहर नहीं निकालना, उस पर स्टीयरिंग भी लगाना है, नया रॉ मटेरियल हो रहा है। तो हमारी कंपनी भी सेम काम कर रही है। 3 प्रोसेस के अंदर तो ये रॉ मटेरियल साफ हो रहा था, लाख यहां से गुस्सा 80 बाहर आया,
64 आया, 50 आया, लेकिन अब हमें पता है ये फाइनल स्टेज पर है। इसको पूरा करने के लिए हमने 10,000 किलोग्राम माल और डाला, तो टोटल इनपुट जो है वो कितना हो गया। अब ये 60,000 में से कुछ प्रोसेस होके फिनिश गुड की फॉर्म में बाहर आ रहा होगा। क्या ये बात क्लियर हो रही है? तो रियल लाइफ में एक से ज्यादा मशीन होती है, पेपर में आपके पास सवालात के अंदर एक से ज्यादा मशीन आएंगी। यहां पर अगर हम क्लियर हैं तो आप इस सवाल पर जरा गौर करें। ये सवाल क्या बोल रहा है, ये किस बारे में बात कर रहा है? प्रोसेस बी का मतलब ये है कि हमारी कंपनी में यकीनन 2 प्रोसेसेस तो कम से कम हैं। मैं कम से कम इसलिए बोल रहा हूं कि ये नहीं बता रहा कि ये आउटपुट कहां जा रही है। अगर ये बोल दे कि दिस आउटपुट इज बीइंग मूव टू थर्ड प्रोसेस, इसका मतलब कि हमारी फैक्ट्री का साइज बड़ा है। शाहजेब, हमारी फैक्ट्री का साइज बड़ा है और हम प्रोसेस बी की बात कर रहे थे, और बी से बाहर निकल के माल कहां जा रहा है? अच्छा, अगर पेपर में एग्जामिनर बोल दे कि भाई एक्चुअल आउटपुट की जगह बोल दे एक्चुअल फिनिश गुड्स, इसका मतलब है कि हमारी फैक्ट्री का साइज बड़ा नहीं है, बस 2 मशीनें हैं, दूसरी मशीन से माल बाहर निकलने के बाद क्या बन जाता है? अच्छा, ये मटेरियल बातें नहीं है, बस काम की बात ये है। मटेरियल बात इस पूरी डिस्कशन में ये है कि कंपनीज में एक से ज्यादा प्रोसेस होते हैं। क्या ये बात क्लियर हो रही है? सर, व्हाई इज दैट सो मच इंपॉर्टेंट? जब एक से ज्यादा प्रोसेस होंगे ना, तो देयर इज अ लाइक्लीहुड कि पेपर में एग्जामिनर एक से ज्यादा रॉ मटेरियल्स की बात करेगा। एक रॉ मटेरियल के बारे में मैंने नाम रखा है पीपी। ये मैंने नाम रखा है, पेपर में तो बाकायदा क्लियर कट लिखा हुआ होगा, मटेरियल ए इंट्रोड्यूस फ्रॉम प्रीवियस प्रोसेस। तो एक मटेरियल मैंने बोला है पीपी और एक बोला है मटेरियल ए। तो आज के बाद एग्जामिनर की जबान समझने की जो है वो कोशिश करना, वो सवाल की जो टॉप की लाइन होती है ना, जो बच्चे स्किप करके डायरेक्ट बॉडी रीड करना स्टार्ट कर देते हैं सवाल की, वो टॉप की लाइन भी रीड करनी है। देख लो प्रोसेस कौन सा है, कौन सा वाला है? शुरू का प्रोसेस तो नहीं है, बीच का है। दूसरी बात चेक कर लो, मटेरियल जो है वो कितने, एक मटेरियल जो है वो कौन सा वाला है? अगर मैं इसकी डायग्राम बनाऊं ना, तो ये बेसिकली ये बोल रहा है, ये हमारा डिपार्टमेंट बी है। डिपार्टमेंट बी में एक इनपुट तो आ रहा है फ्रॉम प्रीवियस प्रोसेस, और डिपार्टमेंट बी में एक और रॉ मटेरियल ऐड हो रहा है। कौन सा वाला? क्या ये बात यहां पर क्लियर हो गई? पीछे से कितना आ रहा है, ऊपर से कितना ऐड हो रहा है? तो ये भी एक बड़ी मजेदार बात। यहां पर सबसे काम की बात, अरबों रुपए की बात, जिसमें आप कंफर्म गलती करेंगे, फील फ्री टू मेक मिस्टेक, लेकिन कॉन्सेप्चुअल बात जो याद रखने की है, ये क्या लिखा हुआ है? सर, हमने ये जुमला पहली दफा नहीं देखा सर, हमने पहले भी ये जुमला देखा हुआ है, आप अक्सर बोलते हैं, जबानी भी बोला हुआ है, सवाल के अंदर भी हमने जो है वो देखा हुआ है। काम की बात, मटेरियल इज एडेड, ऑनलाइन वाले बच्चे भी होश में आ जाए, मटेरियल इज एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस। ये किस मटेरियल की बात कर रहा है? मटेरियल फ्रॉम प्रीवियस प्रोसेस और ए, दोनों की बात कर रहा है? ए की बात कर रहे हैं, पीबी की बात कर रहे हैं? इसका सही आंसर है मटेरियल इज एडेड इन द बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस। ये सिर्फ ए की बात कर रहा है, प्रीवियस प्रोसेस के मटेरियल की बात नहीं कर रहा। सर क्यों? प्रीवियस प्रोसेस के मटेरियल के बारे में ये बात बोलने की जरूरत ही नहीं है। मुझे बताएं, मुझे एक बात बताएं, जरा बोर्ड पर आए, कैमरा मोड यार। अगर इस मशीन का आउटपुट इस मशीन तक ना पहुंचे तो क्या ये मशीन काम कर सकती है? इसका मतलब ये मशीन फंक्शन ही तब करेगी जब इसको पीछे से आउटपुट रिसीव होगा। तो प्रीवियस प्रोसेस का जो आउटपुट होता है, जो इस प्रोसेस का इनपुट बनता है मटेरियल, इट इज बाय डिफॉल्ट ऑलवेज एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस। एंड में ऐड नहीं होता, शुरू में ऐड होता है। तो मैं आपको ये बात क्यों बोल रहा हूं कि मटेरियल इज एडेड इन द बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस, ये बात किसके लिए बोल रहा है? ये इसके लिए इसलिए बोल रहा है कि इसके लिए बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो मटेरियल फ्रॉम प्रीवियस प्रोसेस इज बाय डिफॉल्ट ऑलवेज एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस। भाई स्कूल के अंदर अगर 4 क्लास 5th क्लास का बच्चा ग्रेजुएट ही नहीं होगा तो 6th क्लास में कहां से आएगा? स्कूल में ऐसा होता है ना, बच्चे ने पास आउट किया, अगली क्लास में आया, लेकिन क्या स्कूल वालों के पास वही बच्चे होते हैं जो पिछली क्लास से आए हुए होते हैं? सर, न्यू कमर भी आ जाता है। न्यू कमर हमारे पास एडमिशन जो है वो कब होता है? रियल लाइफ में, आपने स्कूल तो पढ़ा होगा, रियल लाइफ में न्यू कमर का एडमिशन नॉर्मली कब हो रहा होता है? साल के स्टार्ट में। लेकिन हमेशा साल के स्टार्ट में होता है? बीच में भी हो सकता है। इसका मतलब कि अगर स्कूल ये पॉलिसी अनाउंस करती है कि हमारे स्कूल में एडमिशन विल ऑलवेज बी एट द बिगिनिंग ऑफ एकेडमिक ईयर, तो वो नए बच्चे की बात कर रहा है, पुराने बच्चे की बात कर रहा है? सर, जो नया बच्चा आएगा उसकी बात कर रहा है, पुराने की तो बात ही नहीं कर रहा। क्यों? पुराना तो तभी बाहर जाएगा जब एकेडमिक ईयर एंड होके बाहर निकलेगा। तो सेम कहानी यहां पर है। दिस मटेरियल इज, आई थिंक अब तो बिल्कुल भी आप लोग नहीं भूलोगे, मटेरियल इज एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस। ये किसकी बात कर रहा है? मटेरियल ए की। तो आपने बहाने से ये बात भी सीख ली। इस सवाल में क्या लिखा हुआ है? मैं सर, इस सवाल में तो लिखा हुआ है मटेरियल एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस। इसका मतलब ये हुआ
इस मशीन में प्रीवियस प्रोसेस को आपने ऐड किया यहां पर 0% के ऊपर एट द बिगनिंग ऑफ प्रोसेस, और मटेरियल ए को भी आपने कहां ऐड किया, बिगनिंग ऑफ प्रोसेस। ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, ऊपर नीचे से मुराद हो सकता है किसी सवाल में हम ये बोलें कि मटेरियल ए इज एडेड या मटेरियल इज एडेड व्हेन द प्रोसेस इज 50% कंप्लीटेड। क्या मतलब होगा इसका? फिर ए तब ऐड होगा जब 50% होगा। और अगर कोई बंदा ये बोले कि सर ये दोनों मटेरियल की बात कर रहा है, तो फिर उसको इस नए सवाल में बड़ी मुश्किल होगी जब ये लिखा होगा मटेरियल इज एडेड एट 50% ऑफ प्रोसेस। इसका मतलब मशीन खाली चल रही थी क्या? लेबर ओवरऑल खाली मशीन में काम कर रहे थे, आधे प्रोसेस के बाद उनको याद आया अरे माल डाला तो भूल गए। तो इसका मतलब ये एक और बात की निशानी है कि मटेरियल पीपी के बारे में तो बात करने की जरूरत नहीं है, व्हाई इट इज बाय डिफॉल्ट ऑलवेज एट द। अच्छा, ये बात अभी 2, 3, 4 सवाल सॉल्व करने के बाद एक आध दफा आपसे गलती होगी, उसके बगैर आपको याद भी नहीं होगा। फिर भी अपने रजिस्टर में जाकर ये बात नोट कर लो प्लीज, कहीं ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स के अंदर। मटेरियल फ्रॉम प्रीवियस प्रोसेस, मटेरियल फ्रॉम प्रीवियस प्रोसेस, रिकॉर्डिंग बंद नहीं करना। मटेरियल फ्रॉम प्रीवियस प्रोसेस is always added at the beginning of process by default. Material from previous process is always added at the beginning of process by default. इसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं है, पेपर में लिखा हो ना लिखा हो फर्क नहीं पड़ता। और अगर पेपर में लिखा हुआ भी है तो ये इस वाले की बात नहीं कर रहा, ये एक ही बात कर रहा है। दूसरा पॉइंट नोट करें, न्यू material can be added at the beginning, in the middle, or at the end of the process. New material can be added at the beginning, at the middle, or at the end of the process. तो न्यू मटेरियल के बारे में कहानियां चेंज होना स्टार्ट होंगी। क्या ये बात यहां पे क्लियर होती है? अच्छा जी सर, लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन। कल वाले सवाल को हम आगे बढ़ा रहे हैं, कल वाला कॉन्सेप्ट भी आपका रिवाइज हो जाएगा। थोड़ा ईपीयू में ध्यान करना है। मेरा बच्चा टोटल इनपुट कितना आ रहा है? 6000 टोटल इनपुट 10,000 का आ रहा है। 10,000 में से 6,000 तो हमने मशीन में प्रोसेस करके बाहर निकाल दिया, फिनिश गुड। बाकी कितना रह गया? इस 4 में से 3,000 अभी भी मशीन के अंदर है। कितना रह गया? 1,000 लॉस हुआ होगा, लेकिन एग्जामिनर बोल रहा है हमारा एक्सपेक्टेड लॉस 2,000 का था, तो बात ही खत्म हो गई। सर अगर एक्सपेक्टेड लॉस 2,000 का था और एक्चुअल लॉस एक्सपेक्टेड से कम हुआ है, 1,000 का नॉर्मल गेन है। क्या ये बात क्लियर होती है? अच्छा, इस सवाल में जानबूझ के मैंने रिक्वायरमेंट ब्रेक की है, प्लीज इसी पैटर्न को फॉलो करें, आपसे मिस्टेक नहीं होगी। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, देन विल सॉल्व दिस ऑन द बोर्ड। सवाल सॉल्व करें, अच्छी बात है। अगर आपसे मिस्टेक होती है, होने दे मिस्टेक, ये एक नया सवाल आपके लिए। बिस्मिल्लाह करें भैया, रिकॉर्डिंग पॉज करना जरा प्लीज। बोर्ड पे देखें, अच्छा सवाल था, थोड़ा सा इसमें ना आपको डिसिप्लिन की जरूरत थी, सवाल आराम से सॉल्व हो जाता, लेकिन खैर है, मैंने जानबूझ के आपको दिया क्योंकि बहुत सारी चीजें आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो वो होता है ना, एक दफा रास्ते से गुजरे नहीं होते तो थोड़ी सी घबराहट होती है। इवन सही भी सॉल्व किया होता है तो बंदा बोलता है शायद मैंने कुछ गलती की होगी। ठीक है ना? आए जरा इसको देख लें। सर सबसे पहले मैं इधर बना रहा हूं मेरे बच्चे प्रोसेस अकाउंट, और इसका नाम रख रहा हूं WIP अकाउंट बी, प्रोसेस नंबर 2 है। सर मेरे पास इस सवाल में प्रोसेस 2 जगह से आ रहा है। एक तो मटेरियल आ रहा है फ्रॉम प्रीवियस प्रोसेस, कितना आ रहा है दोस्त? 6000। और एक मटेरियल और मेरे पास ऐड हुआ है जिसका नाम मैंने रखा है ए, वो कितना है दोस्त? 4000। अच्छा, अब क्योंकि मैं क्वांटिटी स्केड्यूल बना ही रहा हूं तो लगे हाथों कॉस्ट भी ऐड कर देता हूं ताकि मेरी जान बच जाए। 6000 इंटू 14 और 4000 इंटू 18, 16 64,000। और इसके ऊपर हमने लेबर और प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्ब किए, जिनकी कॉस्ट हमारे पास आ रही है, अल्लाह आपको खुश रखे, 79,400। अच्छा, यहां से हमारे पास क्या हुआ? सर यहां से हमारे पास बाहर आ रहे हैं फिनिश गुड्स। कितने आ रहे हैं फिनिश गुड भैया? 6000। सर हमने एक्सपेक्टेड लॉस रखा था, एक्सपेक्टेड लॉस 2000 यूनिट का लॉस होगा। मुझे नहीं पता कितने यूनिट्स का होना है, क्या है क्या नहीं है, मैंने इतना सोच के रखा था। सर मशीन के अंदर क्लोजिंग मेरे पास आ रहा है 3000, और जब मैं क्वांटिटी स्केड्यूल को बैलेंस करने जाऊं तो ये बैलेंस नहीं हो रहा। कितना हो रहा है ये?
इसका मतलब ये जो 1000 की शॉर्टेज यहां पर आ रही है, ये मेरे पास क्या हो गया, एब्नॉर्मल गेन। अच्छा, क्लोजिंग के यूनिट्स तो मेरे पास आ गए हैं, क्या क्लोजिंग की परसेंटेज मेरे पास है? सर क्लोजिंग को समझाने के लिए ना हमें क्लोजिंग को उसके कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक करना पड़ेगा। क्लोजिंग के 3 कॉस्ट के इस वक्त जो है वो कंपोनेंट है इस सवाल के अंदर। एक कंपोनेंट है मटेरियल फ्रॉम प्रीवियस प्रोसेस, एक कंपोनेंट है मटेरियल फ्रॉम न्यू प्रोसेस ए, और एक कंपोनेंट है, अच्छा सवाल में लिखा हुआ है दैट दिस इज 75% कंप्लीट। तो सर ये किसकी बात कर रहा है बेटा? इस सवाल में ये बात कर रहा है कन्वर्जन कॉस्ट की। क्यों, इसके बारे में क्यों बात नहीं कर रहा? सर इसके बारे में बात की हुई है, कह रहा है मटेरियल वाज एडेड एट द, इसका मतलब सारे 3000 यूनिट्स का मटेरियल आपने शुरू में ही ऐड कर दिया। सर लेकिन इसके बारे में तो बात नहीं की, इसके बारे में बात करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? बाय डिफॉल्ट ऑलवेज एडेड एट द, अगर बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस में, इसका मतलब सारे का सारा शुरू में जो है वो कर दिया था। ऐसा नहीं था कि मशीन ए से बाहर निकल के आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मशीन बी में आ रहा था, पूरा का पूरा ऐड हो गया। क्या ये बात क्लियर हो रही है? तो मैंने सवाल को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म से टी अकाउंट फॉर्म के अंदर ट्रांसफर कर दिया। मैं आपको ऐसे भी सवाल दे सकता था, अच्छी प्रैक्टिस हो जाती, बड़ा आपको मजा आता, लेकिन यहां से सवाल सॉल्व होता है, यहां से सवाल इंटरप्रेट नहीं होता। नॉर्मली एक मार्केट प्रैक्टिस है कि एग्जाम के 1 महीना पहले बच्चों को सारे कॉन्सेप्ट पूरे करा दिए जाते हैं, बच्चे का पूरा कॉस्टिंग, सारा FR1, सारा टेक्स्ट मुकम्मल होता है। लेकिन 1 महीने पहले जब उसको याद आता है कि अगले महीने मैंने एग्जाम देना, उससे पहले तो कोई होश में खोलता ही नहीं है ना कभी बुक। वो 1 आध 2 बच्चे ने खोल ली सही है, लोग बोलते हैं पागल है, ये तो अजीब बातें कर रहा है। वो 1 महीने पहले जब पास पेपर खुलता है ना, तो बच्चे के ना सब कुछ खुल जाता है, आंखें खुल जाती हैं। वो कहते हैं ये क्या, ये तो मैंने आज तक नहीं देखा। टीचर के पास आता है तो टीचर उसको ये थोड़ी बोलेगा कि नहीं बे तुम्हारा पास पेपर सॉल्व नहीं हो रहा तो मेरी गलती, बोलेगा तुम्हारी गलती। बोलेगा सारा तुम क्लास में सो रहे होते हो। हालांकि दोनों अपनी अपनी जगह सही है। फटा ये है कि आपने कॉन्सेप्ट तो सीखी है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका पेपर पास नहीं करवा रहा। आपको 2 चीजों की जरूरत है, इनफैक्ट 3 चीजों की जरूरत है। एक तो कॉन्सेप्ट एक्विजिशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट बेस्ड एंड बिल्ट ऑन दोज कॉन्सेप्ट्स इज योर एबिलिटी टू इंटरप्रेट एग्जामिनर्स रिक्वायरमेंट। उसकी अपनी एक जबान है। यही प्रोसेस कॉस्टिंग ICAW में भी है, यही प्रोसेस कॉस्टिंग ACCA में भी है, सिमा में भी है, हमने हर जगह टीच किया हुआ है। आपके यहाँ बहुत लंबी होती है क्योंकि आपके एग्जामिनर की जबान ही इतनी अजीब है कि समझ ही नहीं आता। अभी जब आप पास पेपर खोलेंगे ना तो आपको मैं दिखाऊंगा कि देखें पुराने पास पेपर में क्या बोलता था, नए पास पेपर के अंदर क्या बोलता है। नए पास पेपर में उसकी जबान अच्छी हो रही है। ये अभी रिसेंटली होना स्टार्ट हुआ है कि रिक्वायरमेंट ब्रेक कर दी है, पहले तो ये भी नहीं करता था। पहले तो बोल दिया करता था कि कंप्लीट प्रोसेस अकाउंट। अब वो जो इफ्फत बच्ची ने पूछा कि सर वो हमें एंट्री पास करनी है नहीं करनी है, पेपर में मुझे ख्वाब आएगा एंट्री पास करनी है, बोलेगा एग्जामिनर तो आएगा ना। अब कुछ बच्चे एंट्री पास नहीं करते थे, प्रोसेस अकाउंट पूरा कर दिया, बाहर निकल के एग्जामिनर कमेंट्स में आता था 4 मार्क्स की एंट्रीज थी। बच्चों को पता होना चाहिए था। अब ऐसा नहीं है, अब उसने रिक्वायरमेंट ब्रेक करना स्टार्ट कर दी है। ये हरकतें बहुत होती है हमारे पास। अभी एक टॉपिक आएगा कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, टॉपिक का नाम है लिमिटिंग फैक्टर, प्यार से बोलते हैं। लिमिटिंग फैक्टर ये है कि जब आपकी जिंदगी में कोई चीज कम हो तो फैसला जो है वो किस तरह से आपको जो है वो करना चाहिए। अब जिंदगी में क्या कम है? प्यार कम है, पैसा कम है, वक्त कम है। अगर मैं कैफ के स्टूडेंट की बात करूं तो सब कम है, पैसा भी नहीं है, प्यार तो पूछो मत, और वक्त बिल्कुल नहीं है। तो रियल लाइफ में एक से ज्यादा लिमिटिंग फैक्टर हो सकते हैं, जी होते हैं। हमारे सिलेबस में ICAP में एक लिमिटिंग फैक्टर है सिर्फ। ACCA का बेसिक पेपर है F2, उसके अंदर भी 2 हैं। सिमा का बेसिक पेपर है P1, उसमें भी 2 हैं। आपके सिलेबस में इत्तेफाक से ऐड नहीं हुआ, पता नहीं क्यों नहीं ऐड हुआ। हो सकता था आप लोगों ने स्टैट्स के अंदर वो रिग्रेशन पढ़ा होगा, उसकी एक मैथमेटिकल ट्रिक यूज होती है, पता नहीं क्यों नहीं ऐड किया। बहरहाल नहीं ऐड किया, सिलेबस में नहीं है, अभी तक तो नहीं है। पास पेपर में एग्जामिनर ने सवाल दे दिया एक दफा, मैं आपको सवाल दिखाऊंगा, साइंटिफिक केमिकल के नाम से है सवाल दे दिया, उसमें 2 लिमिटिंग फैक्टर। बच्चा हुआ पेपर में बैठ के सोच रहा है सर ने तो 2 नहीं कराए। सब बाहर आए कह रहे हैं 2 थे, 2 तो नहीं है सिलेबस में। क्या हुआ भाई, ये 2 फिर एग्जामिनर ने क्यों दे दिए? तो इसका मतलब एग्जामिनर से गलती हुई है तो मार्क्स मिलेंगे। पौका। एग्जामिनर कमेंट्स में आया, ये बात आई लिखी हुई कि किसी 2 लिमिटिंग फैक्टर थे, लेकिन किसी भी एक की बेस पर रैंकिंग करके अगर आपने पूरा सवाल पूरा किया तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाए। लेकिन ये बात कब बताई उसने? रिजल्ट आने के 2 महीने बाद। पेपर में बैठे हुए कितने लोग ऐसे थे जिनको आता था सवाल?
लेकिन 2 वाले नहीं आते थे तो वो छोड़ के आ गए। ये स्कूल का एग्जाम तो नहीं है कि मिस प्रिंट हो गया तो टीचर भागता भागता आएगा, बेटा वो क्वेश्चन नंबर 8 सही कर लीजिएगा। आई क्या बोलता, खुद सही करो। याद रखना कोविड के दिनों में भी एग्जाम ऑफ नहीं हुए थे आप लोगों के, कैफ वालों के खासतौर पर। कैफ वालों की भी बड़ी बदनसीबी थी। तो कोविड के दिनों में मुझे याद है कि वो पहले ना उन्होंने जून की अटेम्प्ट ऑफ कर दी उसकी सीफैप की। तो हमारे बच्चों ने कहा जी अब तो हमारे बारी में तो आएगा, ऐसे उनका ऑफ कर दिया तो हमारा भी करेंगे। कोविड खत्म, बच्चे एंड तक बोल रहे हैं हो सकता है एंड में ऑफ हो जाए, एंड में ऑफ हो जाए। 2 दफा बोल दिया नहीं ऑफ करेंगे और एग्जाम हुए। एक आध लोगों ने दिया नहीं। दिसंबर आया, दिसंबर में सीफैप का एग्जाम फिर ऑफ, कोविड की सेकंड वेव स्टार्ट। बच्चों ने कहा लाड अब तो ये बच गए। जैसे ही मार्च आया वेव बैठ गए। तो एक बच्चा हमारे पास वहां हाईशियम होता था आरजे बॉल में, कह रहा सर हमारा तो नसीब इतना बुरा है। कह रहा साला वो एक जमाने में हमारे भाई के 9 के एग्जाम थे, बोर्ड वालों ने एग्जाम की डेट शीट जो है ना वो आगे बढ़ा दी। कह रहा फर्स्ट टाइम हुआ था। कह रहा ऐसी खुश नसीबी हमें नहीं मिली। कह रहा हमारे मौकों पे कोविड आया 100 साल बाद, 100 साल में एक दफा होता ना इस तरह का इवेंट। कह रहा 100 साल बाद कोविड आया। कह रहा साल हमारे टाइम ही वेव जो है वो बैठ जाया करती थी। जब मार्च आ रहा है वेव बैठ रही है, सितंबर आ रहा है वेव बैठ रही है। कह रहा है सीफे वालों को देखो उनके टाइम वेव पहले से ऊपर आना स्टार्ट हो जाती है। तो आपके एग्जाम नहीं ऑफ होते तो जरा ध्यान करना, जबान का बहुत बड़ा मसला है। तो प्लीज ये मैंने सवाल को इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया। बहरहाल मुझे चाहिए क्या था सर, मुझे ये चाहिए था। ये क्या है मेरा बच्चा, 1 से 2 मार्क्स आए। ईपीयू स्टेटमेंट में आपके पास बिल्डअप कर रहा हूं। यहां पर आते हैं कॉस्ट के कंपोनेंट। इस सवाल में कॉस्ट के 3 कंपोनेंट हैं। एक मटेरियल फ्रॉम प्रीवियस प्रोसेस, एक मटेरियल ए, और एक मेरे पास कन्वर्जन कॉस्ट। तो याद रखना एक से ज्यादा मटेरियल, एक से ज्यादा लेबर, एक से ज्यादा कन्वर्जन कॉस्ट, ये सबका सब डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर आएगा। सर यहां आउटपुट में मेरे पास क्या क्या आ रहा है, फिनिश गुड्स आ रहा है जिसको आप आउटपुट भी बोल सकते हैं, नॉर्मल लॉस आ रहा है, एबनॉर्मल गेन आ रहा है, और CWIP आ रहा है। सही है। लेकिन ये पूरा करने से पहले मैंने कहा था अपने पास एक क्वांटिटी स्केड्यूल दोबारा बना लो कंफर्म करने के लिए। वैसे ये भी क्वांटिटी स्केड्यूल है। पेपर में अगर आप ये काम ना भी करें ना और डायरेक्ट आपने ये काम कर दिया, क्वांटिटी स्केड्यूल के मार्क्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये काम मैं इसलिए करवा रहा हूं कि बहुत सारे बच्चों से चीजें बैलेंस नहीं हो रही होती। यहां पर बैलेंस नहीं हो रहा, सिर्फ टोटल अमाउंट ट्रेस हो रही है। फिनिश गुड है कितना, एक्सपेक्टेड लॉस कितना था, CWIP कितना है, और गेन कितना है, कितना हो गया टोटल। तो टोटल इनपुट आपने 10,000 का किया था, वो 10,000 जो है वो ट्रेस हो गया। तो अगर आपने ये वर्किंग भी पेपर में शो कर दी है तो आपके 1, 1.5, 2 मार्क्स जितने भी क्वांटिटी स्केड्यूल के मार्क्स हैं पूरे आपको मिलेंगे। आपको ये दिखाने की जरूरत एज सच नहीं है। मेरे फॉर्मेट के अंदर इत्तेफाक से ये 2 दफा बिल्डअप हो रहा होता है, तो आपसे मिस्टेक हो ही नहीं सकती अगर आप इसको जो है वो फॉलो कर रहे हैं। एबनॉर्मल गेन को मैं इसलिए कम कर रहा हूं क्योंकि लॉस मेरी क्वांटिटी आउटपुट को बढ़ा रहा था, गेन मेरे पास डेबिट साइड पे शो हो रहा होता है, इसलिए मैंने इसको यहां पे ये कर दिया। सर फिनिश गुड फड्डा ही नहीं है इसके ऊपर, क्यों? फिनिश गुड हर एस्पेक्ट से मुकम्मल है, एग्री करते हैं? दूसरा आइटम जिसके अंदर फड्डा नहीं है, क्लोजिंग। क्लोजिंग कितना परसेंट हुआ है कंप्लीट? तो 3,000 का 75%। अच्छा, मटेरियल ए सर इट वाज एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस। बिगिनिंग का मतलब है तो कितना हो गया सर? इट इज ऑलवेज बाय डिफॉल्ट एडेड एट द, तो ये भी कितना हो गया? तो आप नोट करें अब तक जितने सवाल मैंने किए, मैंने सवाल सॉल्व किए, मैं भी शुरू में उठा के 2 आइटम सॉल्व कर रहा हूं जिसमें कोई फड्डा नहीं है। नॉर्मल लॉस 2000 यूनिट्स। मटेरियल वाज एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस। जी सर, सारा मटेरियल हमने ऐड किया था। सर मटेरियल ए आल्सो एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस। सर लॉसेस आर आइडेंटिफाइड, इसका मतलब सारी कन्वर्जन कॉस्ट लगाने के बाद पता चला ये माल बनने के लायक था नहीं, लॉस हुआ है। लेकिन सर हम फिर भी यहां पर यूनिट्स ऐड नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि अगर हमने ऐड कर दिए तो कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगी और कस्टमर को बेनिफिट जाएगा, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। नॉर्मल लॉस का बर्डन जो है वो किस पर ट्रांसफर करना है? अभी कुछ 2-3 सवाल के बाद, लाइकली मे बी नेक्स्ट वीक, डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी क्लासेस वी विल हैव, या ईद के बाद मैं आपको एक सवाल दिखाऊंगा जहां पर मैं आपको नॉर्मल लॉस ईपीयू स्टेटमेंट में ऐड करके सवाल वैसे ही सॉल्व करूंगा जिस तरह आप लोग सॉल्व करते हैं, और हमारा आंसर भी सेम आ रहा होगा। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव, लेकिन सवाल लंबा हो जाएगा। जब मैं आपको वो शो करूंगा ना तो आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी
कि अली अहमद क्यों बोल रहा था कि यहाँ पे इसको माइनस कर दो, जरूरत ही नहीं है इसको ऐड करने की। आप खुद बोलोगे सर वो 4 स्टेप करने से बेहतर है ये एक स्टेप के अंदर पैक कर दो। सर एबनॉर्मल गेन, मटेरियल वाज एडिड एट द बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस, सही है सर, पूरा का पूरा आएगा, पूरे का पूरा आएगा, और ये भी पूरा आएगा। अगर लॉस पहले आइडेंटिफाई होता तो हम बोलते कि गेन भी आइडेंटिफाई पहले ही हुआ होगा। आपको ये बात प्रोसेस एंड करने से पहले ही पता चल गई थी कि एक्सपेक्टेड लॉस कम होने वाला है। प्लस आपने एक बात और सीख ली, एबनॉर्मल लॉस की तरह एबनॉर्मल गेन रिवर्स ऑर्डर में काम करता है। सर एबनॉर्मल गेन यहां पर माइनस हो रहा है, हाँ भाई कितने यूनिट्स आपके पास बन रहे हैं? तो ये जो आपके पास आंसर आ रहा है दैट इज ईपीयू। आर यू श्योर? 8,000, 8,000 इसके, 8,000 इसके, 7,250 इसके। क्या ये बात यहां पे क्लियर होती है? सर अगला आइटम आपके पास कौन सा है? कॉस्ट। तीनों की कॉस्ट आपके पास है 84,000, 64,400। सर इसमें से आप माइनस किया करते थे स्क्रैप प्रोसीड्स, 84, 64, 79, 400 कितना बनता है? सॉरी 16,000 बनता है। ये 16,000 आप कहीं से भी माइनस कर सकते हैं। टोटल कॉस्ट यहां पे जो भी हो निकाल लेना, ठीक है जी। ये आपके पास आ गई 79,400, ये आपके पास आ गई 64,000, और ये भी आपके पास आ गई 68,000। ऐसे ही अगला आइटम है कॉस्ट पर यूनिट। कैसे आएगा कॉस्ट पर यूनिट? सर टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट्स। हाँ भाई 79,400 डिवाइड बाय 7,250, 10.95। 64,000 डिवाइड बाय 8,000, 68,000 डिवाइड बाय 8,000 पूरा, तो 8.5, 8 और 10.95 कितना बन रहा है दोस्त? 27 पॉइंट। ये क्या चीज है मेरे भाई? सीपीयू, फिनिश गुड की पर यूनिट वैल्यू। सर यहां मैं गया, मैंने लिखा 27.45 मल्टीप्लाई बाय 6,000 कितना बनता है दोस्त? 167, 700 कर लेते हैं इसको राउंड ऑफ करने के लिए। सर इसी के अंदर मुझे वैल्यू मिल जाएगी CWIP की, और इसी के अंदर मुझे वैल्यू मिल जाएगी एबनॉर्मल गेन की। मैं बारी बारी जो है वो बात कर रहा हूं, जरा गौर करना प्लीज, मेरे पास बोर्ड पे स्पेस कम है। सर CWIP की वैल्यू, कितने यूनिट्स हैं CWIP के, और पर यूनिट कॉस्ट क्या आ रही है? 8.5, 8, 11, तो सर 3,000 इंटू 8.5 कितना बनता है? 25,500। 8 इंटू 3,000 और 11 इंटू 2,250, सॉरी 24,640। तो 24,640, 25,500 और 24,000, 74,114, 140। ये लो भाई, ये यहां पर आ गया। सर एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू भी इसी तरह से बाहर आएगी। मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं एरो रिमूव कर रहा हूं। एबनॉर्मल लॉस कितने यूनिट्स हैं? 1,000 इंटू 8.5, 1,000 इंटू 8 और 1,000 इंटू 10.95, तो 10,950 और 16,500 कितना बन गए? 27,050। सबको जरा ऐड करो मेरे बच्चे प्लीज, सबको हिला जुला के जरा ऐड करो। ऑनलाइन वाले बच्चे जरा चेक कर ले, कोई सवाल है तो पूछ ले प्लीज, अभी से सवाल टाइप करना स्टार्ट कर दें। 850, और जरा इसको हिला जुला के चेक करें, पूरी सेम आ रही है यार। आई थिंक वो इसलिए आ रहा है कि यहां पे 714 आया था और हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया। ये लो, ये फड्डा खत्म कर दिया। क्या ये बात यहां पे क्लियर होती है? अकाउंट हो गया आपके पास बैलेंस। अब मुझे बताएं प्लीज, जरूर बताएं शर्माए बगैर, कितने लोगों ने ईपीयू पूरा सही बनाया था? नहीं बनाया। जिन लोगों ने मिस्टेक किया, क्या मिस्टेक किया? माइनस नहीं किया, वेरी गुड, बहुत अच्छी मिस्टेक है। प्लीज याद रखना, बेसिक मिस्टेक है, आज के बाद नहीं होनी चाहिए। इस सवाल में ये मिस्टेक हलाल थी। अच्छा, और क्या मिस्टेक हुई है? कॉस्ट में से स्क्रैप माइनस किया। कितने लोगों ने स्क्रैप 16,000 का माइनस किया? अच्छा, कितने लोगों ने स्क्रैप 1,000 यूनिट का माइनस किया? 1,000 से मुराद 8,000 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी 8 मल्टीप्लाई बाय 1,000। कोई ऐसा है? नहीं। ऑनलाइन में कोई ऐसा है? हमजा तो कह रहे मैंने पूरा क्वेश्चन सही किया। वेरी गुड बेटा, तुमने खुद भी जो है सवाल में नहीं सीखा।
इसके अलावा कोई मिस्टेक नहीं है। इसका मतलब ये जो आपका टी अकाउंट बैलेंस नहीं हो रहा था वो ईपी की वजह से नहीं हो रहा, ऐसा ही है, कोई फड्डा इसके अंदर? अच्छा, कितने लोगों ने मटेरियल का एक कॉलम बनाया है? 2 लोगों ने एक कॉलम बनाया। इन लोगों ने पता क्या किया? आपने भी बनाया, 3 लोग हो गए। इन्होंने मटेरियल पीपी और मटेरियल एक कॉलम में किया है, बिल्कुल सही किया, शाबाश। आप 4 हो गए, देखा? तब जैसे ही बोला सही किया, मैंने भी किया है, बिल्कुल सही किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने एक किया है। बस एक काम का जरा ध्यान करना, अगर इन दोनों को मर्ज कर दोगे तो इन दोनों की कॉस्ट को भी मर्ज कर देगा। ये भी किया आपने, सही। क्या हमेशा ऐसे ही करना है? हाँ, नहीं, फटा ही है वो तो तुम बहुत एडवांस बात कर रहे हो, लॉस रिडक्शन पॉइंट तो उनको पता ही नहीं अभी क्या होता। मटेरियल इज एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस, लिखा हुआ था, ऐसा ही है। अब वो किसकी बात कर रहा था? मटेरियल पीपी की, मटेरियल ए की? पीपी तो हमेशा शुरू में ऐड होता है। तो इस सवाल में इत्तेफाक से दोनों रॉ मटेरियल, बोथ ऑफ देम आर एडेड एट द, अगर वो बोलता कि ये 50% पर ऐड हुआ है तो तुम 4 लोगों में मिस्टेक ये हो जाती कि कुछ कैलकुलेशन एरर आपसे होता, क्योंकि ये दोनों एक साथ ऐड नहीं हो रहे। लाइक हो सकता है वो ये बोलता कि दिस मटेरियल इज एडेड एट व्हेन प्रोसेस इज 90% कंप्लीट। तो मुझे एक बात बताओ, 90% पे अगर वो बोलता ना ऐड हो रहा है, तो यहां पर आ जाता फड्डा। वजह ये भी कहां पर है? 75 का मतलब है कि अभी तक CWIP के अंदर, मशीन के अंदर जो माल रखा हुआ है, मटेरियल ऐड नहीं हुआ। ये 90 पे पहुंचेगा फिर ऐड होगा। तो फिर पता है क्या होता? फिर ये वाले यूनिट्स और ये वाले यूनिट्स नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि मटेरियल 75% पर ऐड हो रहा है। इनफैक्ट मजे की बात है, ये तो आता, ये नहीं आता। वजह, बाय डिफॉल्ट ऑलवेज एट द बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस। ये आता 3000, ये आता 0, ये आता 2250। तो वहां पे तुमसे भंड हो जाता। तो याद रखना, अभी तुमने सही किया है, लेकिन अगर अलग अलग स्टेज पर ऐड हो रहे हैं फिर ये काम नहीं करना। कि जिन लोगों ने मिस्टेक की है वो अपने रजिस्टर में ये बात नोट कर ले कि क्यों इस सवाल में आपसे गलती नहीं हुई है। बहरहाल, क्या ये बात यहां पे क्लियर होती है? कोई फड्डा इसके अंदर? आंसर, एक सवाल और सॉल्व करते हैं, फड्डा पैदा करने की कोशिश करें कि फड्डा किस तरह से पैदा हो सकता है। इस चले